भाई एक बात आपसे कहता हूं, सोचिए कि समूचा विपक्ष चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, समूचा विपक्ष चाहता है, मगर एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि जात पात से ऊपर उठिए, विकास के रास्ते पर चलिए, एक हिंदू होकर एक सनातनी होकर रहिए। आप किसी कोरे कागज पर ऐश्वर्या भाई आज लिख लीजिए, आज आपको भले ही ये बात कहने में सही महसूस हो रहा है, भविष्य तय करेगा कि एक सन्यासी की भिक्षा यात्रा समाज को जोड़ने में कामयाब रही या कुछ गणना कराकर एक राज्य में। मैं उम्मीद करता हूं स्वामी जी कामयाब रहे। Not bad, not bad. Now you. इस देश की संविधान सभा ने जब बहस की थी ना, उसको पढ़ना चाहिए सबको। जिन बाबा साहब अंबेडकर का शपथ लेकर उनका हवाला देकर बात की जाती है, उन्होंने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा कुछ नहीं बताया था। कहा सोशली ऑप्रेस्ड, वंचित शोषित वही है। इस देश में सोचिए अगड़ा और पिछड़ा जाति में आ गई। आज का ये देश है, ऐश्वर्य के शो पे हर्षवर्धन त्रिपाठी और रविकांत बराबर बैठे और बराबर ही बोलेंगे। और आज जब दुनिया 21वीं शताब्दी में कहां से कहां जा रही है, तो हम फिर से वो जाति का रोना लेके बैठ रहे हैं। कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। माखन हुकुम मूजिक लगा। देखिए, पहले तो मैं स्वामी दीपांकर जी से कहूंगा, मेरी अपील है कि वो शिक्षा यात्रा निकालें तो इस देश का भला होगा। भिक्षा यात्रा का समय गुजर गया है। तो मुझे लगता है कि जो आप भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं जोड़ने के लिए, आप केवल 2 जगह चले जाइए, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मोदी जी के जाकर सामने चले जाइए और मोहन भागवत के सामने चले जाइए, वहां जोड़ने की सारे संकल्प आपका पूरा हो जाएगा, बजाय कि इसके आप लोगों के पास जा रहे हैं। क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, उन्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये केवल राजनीति है सांप्रदायिक विभाजन करने की। वक्त चला जाएगा तो जो तोड़ रहे हैं, अगर आप उनके पास चले जाए तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। वही बात जो अभी हो रही थी कि साहब नीतीश कुमार ने ये कर दिया, ऐसा भी ये देश तो सदियों से बटा हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या उसमें अलग कर दिया है? हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अब ये बिहार में पता चल गया है कि साहब सवर्ण कितना है और संसाधनों पर उसका कितना हक है, राजनीति में उसकी भागीदारी क्या है। और दूसरा, पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच का जो विभाजन है, जो राजनीति होती रही है, मतलब ऐसे बात हो रही है जैसे कभी हुआ ही नहीं। मोदी जी जब 2014 में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्होंने चाय वाला से शुरू करके राजनीति अपने ओबीसी के कार्ड को खेला था कि मैं ओबीसी हूँ, जाति भी बताई थी, आज भी बताई जा रही है, अभी भी बताई गई कि वो मोड़ घाची तेली है। तो जाति इस देश की सच्चाई है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और जाति ही इस देश में शोषण, अन्याय और अत्याचार का कारण भी है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो जन्मजात वर्चस्व और श्रेष्ठता का बोध लेकर के पैदा होती हैं, जो हजारों साल से इस देश में बहुत छोटी संख्या ऐसी है जिसने बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना करके रखा, उनका शोषण किया, उनके अन्याय और अत्याचार उन पर किया। अभी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपना नाम ले रहे थे ना, तो त्रिपाठी पर जो उनका जोर था, ये सांस्कृतिक पूंजी है। इसको बचा करके आज भी सवर्ण रखना चाहता है और बोलता नहीं सब कुछ बराबर हो गया है, सब कुछ बराबर हो गया। फिर कुलपति इतने क्यों हैं, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं? आप चले आइए, कैबिनेट सचिव कितने हैं, तो जितने सरकारी पद हैं वहाँ लेटरल एंट्री के जरिए कितने भरे गए, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं। सच्चाई ये है कि अगर इस देश में आरक्षण नहीं होता तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी उनका अधिकार नहीं मिलता, और इसीलिए दिक्कत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आज हुआ, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, पिछड़ा वर्ग इतना, अति पिछड़ा वर्ग इतना, दोनों मिला के 63% है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिला के। इस सब से आपका क्या मानना, फायदा होता है कि नुकसान? क्योंकि मेरा मानना है टूट होती है, जोड़ नहीं होती। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मेरा एक काउंटर सवाल है सर, मेरा एक काउंटर सवाल है कि मंडल 1 से फायदा हुआ कि नुकसान? बताइए।
नहीं मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूँ, उसके बाद फिर दिन में डिबेट। देख रहे हैं जी सर। आज अगर हम सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पिछड़े वर्गों के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को देख रहे हैं तो ये मंडल 1 की वजह से ही हुआ। आज राजनीति में अगर पिछड़े वर्ग के नेताओं का वर्चस्व देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी पिछड़े वर्गों की बात करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी जो गुजरात में कभी अपनी जाति नहीं बताते थे, उनको बताना पड़ता है कि वो ओबीसी समाज से, ये किस रूप में इस बात देख रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं एक सामाजिक आंदोलन, एक सामाजिक प्रक्रिया चल रही है ना। अभी मैं स्वामी जी को सुन रहा था कि वो चाहते हैं कि देश न टूटे, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। तो फिर आप हिंदू की बात खाली क्यों करते हैं? भारतीय की बात करिए ना, उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, बौद्ध भी हो, पारसी भी हो, जैन भी हो, तो सारे भारतीयों को एकजुट करिए ना। जब आप कहते हैं कि हिंदू, तो इसका मतलब वही आप टूटन की शुरुआत कर देते हैं। तो जब एक तरफ जो है हिंदुत्व की राजनीति होगी और दूसरी तरफ जब मंडलवादी राजनीति होगी तो ये तो होगा ही होगा ना। और मैं ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में समर्थन करती है जातीय जनगणना का, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन नहीं करती, विरोध करती है। तो उसकी जो दुविधा है वो बड़ी मुश्किल है। अभी मैं सुन रहा था जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री विकास के नाम पर कह रहे हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। आप मुझे बताइए किस प्रधानमंत्री ने जाति के नाम पर वोट मांगा? इंदिरा गांधी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक मैंने हर प्रधानमंत्री को सुना और कवर किया काफी हद तक। हर प्रधानमंत्री विकास और देश के नाम पर वोट मांगता है। इंदिरा गांधी ने भी मांगा, नरसिम्हा राव ने भी मांगा, अटल जी ने भी मांगा, मोरारजी ने भी मांगा, चरण सिंह ने भी मांगा, हर में मनमोहन सिंह ने भी मांगा। हर प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर वोट मांगा है और मांगना चाहिए, देश के नाम पर वोट मांगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब कोई नेता कपड़ों से लोगों को पहचानने लगे, जब शमशान कब्रिस्तान की बातें सभाओं में होने लगे, तो वो भी तो बंटवारा है। उस बंटवारे के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए हमको। तो चाहे जाति के आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे जाति ध्रुवीकरण करके वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वोट मांगा जाए, दोनों ही देश के खिलाफ है। हम एक ध्रुवीकरण को खराब करते हैं, दूसरे ध्रुवीकरण पे ताली बजाते हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये दोहरा मानदंड सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये दोहरा मानदंड हमारे आपके और जैसे विश्लेषकों का भी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसलिए दोहरे मानदंड से अगर उठना है तो सबको हर तरह से उठना पड़ेगा। दोहरे मानदंड से बात भारत की और भारतीयता की जानी चाहिए। रामगोपाल जी को याद होगा, पंकज जी को याद होगा, हम लोग सब एक ही अखबार में थे उस समय। और वीपी सिंह वो जो तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, बच्चे जले थे, हम सब दुखी थे उससे। लेकिन आज मंडल 1 के कारण राजनीति में और प्रशासन में अगर पिछड़े वर्गों के लोग आगे आए हैं, चाहे किसी पार्टी के प्रशासन में आए हो, बीजेपी ने अगर लाई है, अगर बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया तो मंडल 1 का ही प्रभाव था। अदरवाइज कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते, कोई ब्राह्मण बनता अगर मंडल 1 नहीं होता। तो मंडल 1 का ही प्रभाव था कि बीजेपी को भी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हमारी कैबिनेट में इतने पिछड़े मंत्री है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं ये कह रहा हूँ ऐश्वर्या भाई, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि कास्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसी विच वर्क्स विदाउट प्रीमियम। कास्ट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग। कास्ट इज द कैंसर ऑफ द सोसाइटी। आई एडमिट, कैंसर ऑफ द सोसाइटी। वास्तव में रामकृपाल जी बहुत भोले हैं या भोले बनने का अभिनय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नहीं मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन लगा ओबीसी का 2007 और 9 में लगा है, और कितना जल्दी क्या हुआ आप सब जानते हैं, आंकड़े देखिएगा। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में समानता आ गई। नहीं, बिहार में नहीं, आप बताइए ना। बिहार में समानता नहीं आई है। आपके ही लोग थे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं, आप ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में मुख्यमंत्री बनने से समाजवाद आ गया। तब काहे जनगणना कर रहे थे? जमीन लेके लोग पैदा हुए, तब क्यों जनगणना कर रहे हैं? सही बात। अगर मुख्यमंत्री बनने से समाजवाद आ गया तो जनगणना क्यों कर रहे हैं? जनगणना क्यों नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री तो तभी है ना सर। मालूम करना होगा ना किनसे। देखिए बिहार का हिसाब दीजिए, सोशल ऑडिट बिहार का हिसाब दीजिए। जनगणना का मतलब है सोशल ऑडिटिंग। जनगणना से आप लोगों ने लूटा है, नए सवर्ण बन करके आप लोगों ने लोगों का खून पिया है। राक्षस हो गए राक्षस।